आप लोगों को आज रस के बारे में बताएंगे। कक्षा 12 हिंदी और व्याकरण बता रहे हैं, जिस व्याकरण में आपको हम काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में बताएंगे। वैसे बच्चों, काव्य सौंदर्य के तत्व में 3 तत्व आते हैं जो कि प्रमुख हैं: रस, छंद, अलंकार। रस सब प्रमुख है। पहले हम काव्य सौंदर्य के तत्व में रस पढ़ते हैं और रस की जानकारी करते हैं, क्योंकि रस एक ऐसा तत्व है काव्य सौंदर्य का जिससे कि कविता पढ़ने पर हमें कविता में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। वैसे आनंद की अनुभूति तो नाटक पढ़ने से भी होता है, कहानी पढ़ने से भी होता है, निबंध भी पढ़ते हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जो पढ़ते हैं तो उसमें हमें किसी न किसी प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। लेकिन कविता में जो आनंद की अनुभूति होती है उसमें सर्वप्रथम रस को दर्जा दिया गया है, उसे रस कहते हैं। तो रस वैसे तो पहले प्रथम में वैसे तो 9 रसों को आचार्यों ने बताया था, 9 रस हैं। अब तो ऐसे सब मिला के 11 रस हो गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम रस का नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस एक ऐसा रस है जिसमें 2 पक्ष हैं, और किसी रसों में बच्चों 2 पक्ष नहीं है। श्रृंगार रस ही एक ऐसा रस है जिसमें 2 पक्ष हैं। और श्रृंगार रस को रस के आचार्यों ने रसराज का भी दर्जा दिया है। इसे रस के आचार्यों ने रसराज कहा। इसके 2 पक्ष हैं बच्चों, एक संयोग और एक वियोग। संयोग पक्ष जो है उसमें नायक और नायिका के मिलन का संयोग रहता है। नायक और नायिका जिसमें एक जगह रहते हैं, मिलन होता है, उसे संयोग कहते हैं। संयोग का अर्थ ही होता है मिलन। तो ये संयोग पक्ष हो गया। और दूसरा पक्ष जो रस का है उसका नाम है वियोग। वियोग में बच्चों जो कविता में कभी लोग नायक और नायिका के वियोग का वर्णन करते हैं, मतलब उसमें नायक और नायिका के मिलन का अभाव होता है। उसमें नायक दूसरी जगह रहता है और नायिका जो है वो दूसरी जगह रहती है। नायक नायिका के लिए और नायिका नायक के लिए दोनों एक दूसरे के प्रेम पाने के लिए व्याकुल रहते हैं। ऐसी ही कविता की रचनाओं में इस प्रकार की जो कविताएं होती हैं उसमें जिस रस की प्राप्ति होती है उसे वियोग पक्ष कहते हैं। वियोग श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस के दोनों पक्षों में एक पक्ष को कहते हैं संयोग श्रृंगार, जिसमें नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, और दूसरे पक्ष को कहते हैं वियोग श्रृंगार रस, जिसमें नायक और नायिका के मिलन का अभाव रहता है। उसमें नायक अलग रहता है, नायिका अलग रहती है, और नायक नायिका के लिए और नायिका नायक के मिलन के लिए दोनों परेशान रहते हैं। यही एक ऐसा रस है श्रृंगार रस, जिस रस में 2 पक्ष हैं, और इसीलिए रस के आचार्यों ने श्रृंगार रस को रसराज का दर्जा दिया है। तो बच्चों, हम पहले आप लोगों को रस की परिभाषा बता दें। रस की परिभाषा है कि कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। वैसे आचार्यों ने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम मतलब वाक्य पढ़ने से हमें जिस रस की अनुभूति होती है वो काव्य होता है। जैसे हमने आपको बताया ना कि हमें तो आनंद की अनुभूति नाटक पढ़ने से भी होता है, कहानी पढ़ने से भी अनुभूति होती है, लेकिन कविता पढ़ने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है मुख्य रूप से वो रस होता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम।
वाक्यम रसात्मकम काव्यम, मतलब कि वाक्य में जो रस हो, जिस वाक्य में रस की अनुभूति होती है वो काव्य होता है। और वैसे मतलब रस के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं जिनका नाम है भरत मुनि। भरत मुनि ने अपने उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि जो हैं ये रस के आचार्य हैं। भरत मुनि क्या है? रस के आचार्य हैं। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, इनके ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति। इसको लिख दें, आप लोग लिख लीजिएगा। विभावानुभाव विभावानुभाव संयोगाद रस निष्पत्ति। इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में ये रस के लिए व्याख्या किया है, जिसका अर्थ है विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे रस कहते हैं। मतलब रस में रस के अंग हैं विभाव, पहले है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, बहुत सारे भाव हैं, जिसमें मुख्य है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। इन्हीं के संयोग को रस कहते हैं, यही इसका अर्थ है। और वैसे रस के जो हैं अस्थाई भाव हैं, पहले अस्थाई भाव आप लोग जान लीजिए, क्योंकि अस्थाई का मतलब होता है स्थिर। मुख्य रूप से स्थायी भाव होता है बच्चों रसों में। जैसे जो कविता हम पढ़ते हैं उस कविता में प्रसंग के दौरान तो अनेक मतलब कई प्रकार की बातें रहती हैं, लेकिन कविता का एक मूल भाव होता है। जैसे किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें कई प्रकार का ज्ञान मिलता है, कई क्षेत्रों का ज्ञान मिलता है, बहुत सारे तत्वों का ज्ञान मिलता है, लेकिन उसका एक मूल रहस्य होता है, उसका एक मूल मतलब होता है। उसी तरह से जब हम कविता को पढ़ते हैं तो कविता के एक शीर्षक में, कविता जब एक शीर्षक में जिस शीर्षक को हम पढ़ते हैं उस पूरे शीर्षक में हमको एक जो मतलब एक भाव होता है, जो उसका मूल भाव उसे कहते हैं स्थायी भाव, और उसके बाद तो भाव कई ठो हैं जो रस के अंग हैं, रस के अंग हैं। और तो अस्थायी भाव वही है, कविता के आदि से लेकर अंत तक जो भाव बने रहते हैं एक समान रूप में, इसे स्थायी भाव कहते हैं। और वैसे अस्थायी भाव है विभाव है, आलंबन है, उद्दीपन है, व्यभिचारी भाव है, तमाम सारे हैं।